औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आई-टेक IT एजुकेशन। आइए आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है इस हवाले से कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं या मतलब किसी भी प्रोग्राम में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, या इवन कि आप पढ़ने नहीं जा रहे बल्कि सिर्फ कोडिंग का इरादा रखते हैं या प्रोग्रामिंग मतलब सीख रहे हैं, तो उस हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि यूँ कह लें कि ये भी एक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में से है कि अगर आप IT की फ़ील्ड में जा रहे हैं या IT की फ़ील्ड में मतलब इसमें वर्किंग कर रहे हैं तो उस हवाले से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें ये आपकी स्टडी का काम आएगा, आपके मतलब कह लें कि प्रैक्टिकल फील्ड में काम आएगा, और अगर आप सिर्फ कोडिंग करने जा रहे हैं उसके इसमें काम आएगा, और अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो यूँ कह लें कि ये सब्जेक्ट जो है हर हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो आइए हम देखते हैं कि आज के हम जो टॉपिक हैं किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि एक तो हम ये देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट इज़ डाटा टाइप, व्हाट इज़ वेरिएबल, और लास्ट में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे वैल्यू टाइप्स वर्सेस रेफरेंस टाइप्स। इन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डाटा टाइप। देखें, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा को यूज़ करना पड़ता है। वो कैसे यूज़ करना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे कि उसमें ना अक्सर डाटा हमें कहीं टेम्परेरी प्लेस के ऊपर स्टोर करना पड़ता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फ़र्ज़ किया आप कोई एक स्टोर का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हर आइटम की एक प्राइस है और उसका एक वेट है। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस केस में क्या होगा कि आप उसकी जो प्राइस है वो एक अलहदा प्लेस पे स्टोर करेंगे, ठीक है, और इसी तरह उसकी जो वेट है अलहदा एक प्लेस पे स्टोर करेंगे। अब उसके बाद जो उसका आपने उसकी टोटल प्राइस निकालनी है तो वो फिर ज़ाहिर है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन के वक्त जब वो आपको रेफरेंस के लिए चाहिए होंगी तो ज़ाहिर है आपको पहले कहीं वो स्टोर करनी पड़ेंगी और फिर आप उसको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, और इस तरीके से जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट निकलेगा जो आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक यूँ कह लें कि एक ओवरव्यू हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डाटा टाइप इज़ द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी कि डाटा टाइप जो है, यानी कि डाटा टाइप से मुराद यहाँ पे कोई किसी काइंड का डाटा या किस फॉर्म का डाटा उससे मुराद हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर ये डाटा टाइप की हमें क्यों ज़रूरत होती है? डाटा टाइप की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल क्या होता है? कंपाइल ये होता है कि एग्जीक्यूशन से पहले आपका जो प्रोग्राम जो आपने राइट किया है उसकी यूँ कह लें कि प्रॉपर एक तरतीब, उसकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट, अमल दरामद से पहले उसको पूरा एक तरतीब के अंदर लाना, और उसमें से हर एक लाइन और हर एक आपका जो कीवर्ड्स है, यानी कि जितना कुछ लिखा हुआ है ना उसको प्रॉपर चेक करना और उसको एक ख़ास तरतीब में लेके आना, ये कंपाइलेशन होती है। और ये एग्जीक्यूशन से मुराद ये है कि जब आपको प्रोग्राम नज़र आना शुरू होता है, जब एग्जीक्यूट होता है, कोई भी आप प्रोग्राम यूँ कह लें कि रन करते हैं तो वो बेसिकली आप एग्जीक्यूट करते हैं और कंप्यूटर उसके बिहाइंड वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी होती है और आपके एक्शंस के अगेंस्ट उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अच्छा, इसके लिए कंपाइलर नीड्स टू नो द काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डाटा टाइप का मतलब ये है कि जिस तरह इसकी कोई एग्जांपल दूं, इंटीजर डाटा टाइप है या कैरेक्टर डाटा टाइप है या स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो कंपाइलर को पहले हमें बताना होता है कि हम जो ये मतलब डाटा यूज़ कर रहे हैं वो किस डाटा टाइप का है।
तो बेसिकली आप कह सकते हैं डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रोग्राम टू कंपाइलर, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन की किस्म है, ऐसी किस्म है जो आप ट्रांसमिट करते हैं प्रोग्राम से कंपाइलर की तरफ। प्रोग्राम का मतलब ये कि आप जिस इन्वायरमेंट में बैठ के आप उसको मतलब जिस प्रोग्राम के अंदर बैठ के आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि दूसरे नंबर पे आप ये देखिए कि इसके अंदर जो है कंपाइलर को आपने ट्रांसमिट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, इट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट, यानी कि जो आपने ये डाटा टाइप है ये कंपाइलर को क्या इन्फॉर्म करती है, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ टू बी स्टोर्ड, कि किस किस्म का डाटा स्टोर करना है, हाउ मच स्पेस रिक्वायर्ड इन द मेमोरी, और मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब ये देखें मैंने एक आपको एग्जांपल दी है। एग्जांपल के अंदर आप ये देखें कि हम इसी चीज़ को इंशाल्लाह ये जो मैंने अभी आपको ये ब्रीफ किया है इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। और उसके लिए जो है ये देखें कि हमने क्या कहा है कि जी सो बेसिकली डाटा टाइप इज़ अ टाइप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रोग्राम टू कंपाइलर, और ये इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड, हाउ मच स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये देखें हमारा एक ये C# की एग्जांपल है, उसके अंदर ये देखें कि पहली नंबर पे जो स्टेटमेंट है ये वाली, इस स्टेटमेंट के अंदर आप ये देखें कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है जिसका नाम है प्राइस, और उसकी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। इंट का मतलब इंटीजर यानी कि होल नंबर। उसके बाद हमने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 30। तो अब ये देखें कि ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर की थी जिसकी डाटा टाइप थी इंटीजर। तो ये देखें यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ये इसका रोल है डाटा टाइप का, कि हमें बताना होता है कि भाई अब ये किस डाटा टाइप का डाटा है जो आगे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अब पहली जो स्टेटमेंट है कंपाइलर को वो बता देगी कि यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ होने जा रही है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। तो फिर आगे अब प्राइस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब ये आगे जितनी भी एग्जीक्यूशन होंगे 10 जगह 20 जगह उसके स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से वो जहाँ पे भी यूज़ होगी तो उसको कंपाइलर यूज़ कर लेगा। तो इसी तरह एक और वेरिएबल मैंने ली है वो वेट की है, और वेट के अंदर जो है आप ये देखें कि उसका वेट मैंने 5 किया है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है उसकी जो अमाउंट है वो प्राइस मल्टीप्लाइड बाई वेट, तो ये उसका अमाउंट टोटल अमाउंट जो पेएबल होगी वो निकल आएगी, वो एक अलग वेरिएबल में रख ली। तो कहने का मतलब ये था कि इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस तरीके से हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद फिर हम उनको जहाँ पे भी ज़रूरत होती है उनको वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब इस तरह मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी, वो है करैक्टर की, ठीक है। उसमें ये करैक्टर रख दिया है, स्टोर कर दिया है मतलब। इसी तरह एक फ्लोट वेरिएबल है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के अंदर अगर आपने वैल्यू रखनी तो फ्लोट होती है। और इसी तरह अगर आपने कुछ स्ट्रिंग्स रखनी है यानी कि मल्टीपल करैक्टर्स रखने हैं तो उसके लिए आपके पास ये स्ट्रिंग होती है। तो अब इनमें से हर एक वेरिएबल, ये पहले वाली प्राइस वेरिएबल, वेट आप देख लें, ये करैक्टर देख लें, इन सब के साथ ये जो आपको ब्लू कलर की आपको साथ एक शुरू में एक आपको कीवर्ड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली डाटा टाइप है। और जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे चाहे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ये डाटा टाइप का इस्तेमाल होगा, या प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में किसी भी टाइप की कोडिंग, चाहे आप जावास्क्रिप्ट ले लें, आप C# ले लें, आप C लैंग्वेज ले लें, आप कोई भी लैंग्वेज ले लें, C++ ले लें, सब के अंदर उसका सिंटैक्स अपना हो सकता है। लेकिन कंसेप्ट यही होगा कि प्रोग्राम के अंदर जब भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वेरिएबल यूज़ करने से पहले आपको उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इससे आगे वाले टॉपिक के चलते हैं, और आगे वाला जो टॉपिक हमारे पास है वो है वेरिएबल का।
अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर ये होता है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि वेरिएबल से यहाँ पे मुराद क्या है। वेरिएबल बेसिकली एक स्पेस है या कंटेनर कह लें इन मेमोरी, और यहाँ पे मेमोरी से मुराद मैं रैम ले रहा हूँ, जो कि क्या करेगी, जो आपने कंटेनर क्रिएट किया था मेमोरी के अंदर या स्पेस क्रिएट की थी उसके अंदर कोई वैल्यू होल्ड करेगी। अब कैसे, जिस तरह ये देखें सबसे ऊपर आपके पास ये एक प्रोग्राम की जो एग्जांपल है, इसके अंदर आप ये देखें कि ये आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है प्राइस, जो पीछे भी हमने डिस्कस किया है, और इसकी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है जी, इंटीजर डाटा टाइप की ये आपके पास एक वेरिएबल है प्राइस, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू रखेंगे, और ये देखें वैल्यू हमने यहाँ पे रखा दी वो है 30। अच्छा, अब आगे थोड़ा इसके डिटेल देखते हैं जी कि वेरिएबल का एक कोई नाम होगा और उसकी डाटा टाइप होगी। ये उसका नाम है और ये उसकी डाटा टाइप है, ये उसका नाम है, ये उसकी डाटा टाइप है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहते हैं जी कि ये नेम और ये यहाँ पे हमने कह लिया कि ये स्पेस है मेमोरी के अंदर जो कि कुछ वैल्यू होल्ड करेगी। रेफरेंस एंड मैनिपुलेटेड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर इसको रेफरेंस यानी कि इसको रेफ़र किया जाएगा और उसके बाद इसकी मैनिपुलेशन होगी, मतलब इसको यूज़ किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई प्रोग्राम इसमें वैल्यू रखी जा सकती है, इसमें वैल्यू रीड की जा सकती है, इसकी वैल्यू मॉडिफाई की जा सकती है। ये सारे के सारे काम मैनिपुलेशन में आएंगे। उसके बाद प्रोवाइड अ वे ऑफ लेबलिंग डाटा, यानी कि वेरिएबल के बारे में हम कह रहे हैं कि इसका एक नाम होगा, इसकी डाटा टाइप होगी, इस वेरिएबल को कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रेफ़र किया जाएगा, और ये जो वेरिएबल है ये क्या करती है, प्रोवाइड अ वे ऑफ लेबलिंग डाटा। मतलब अब ये देखें ना, ये फर्ज किया 30 है, अब इसको हमने कोई एक लेबल लगाना है, और लेबल लगाने का तरीक़ाकार ये है कि पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो यूँ कह लें कि अब 30 को एक लेबल लगा दी हमने जिसका नाम है प्राइस विद अ डिस्क्रिप्टिव नेम। अच्छा, नेम मतलब हम अपनी मर्जी का रख सकते हैं, इसमें ये नहीं जरूरी। ये जो इंटीजर डाटा टाइप है ये तो ज़ाहिर है पहले आपकी एक प्री डिफाइंड होगी, या पहले आप इसे डिफाइन करेंगे, अलहदा क्रिएट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये प्राइस आप अपनी मर्जी की होगी। आप यहाँ पे फ़र्ज़ किया कह सकते हैं कि जी ये मतलब ये राइस प्राइस है, या आप ये कह सकते हैं कि जी एग प्राइस है, या आप कह सकते हैं मतलब शुगर प्राइस है, को किसी भी आइटम की प्राइस हो सकती है, और वो वेरिएबल नेम आप अपनी प्रोग्राम के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है जी वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब है जी? वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप उस वेरिएबल को आप पहले यूज़ करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में क्रिएट करेंगे। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, या इसको हम कह सकते हैं क्रिएशन। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू द कंपाइलर। ये कंप्यूटर नहीं है बल्कि कंपाइलर है, यानी कि प्रोग्राम को हर जो लैंग्वेज होगी उसका अपना एक कंपाइलर होगा जो प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूशन कंपाइल करने के बाद फिर वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो दैट देयर एग्जिस्ट अ वेरिएबल विद द गिवन नेम, गिवन टाइप एंड नेम। यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसका टाइप होनी चाहिए और एक उसका नेम होना चाहिए। कंपाइलर को इन दो चीज़ों की, जिस तरह फ़र्ज़ गई आपके पास एक और वेरिएबल है इंटीजर वेट, तो इसमें ये देखें कि इसकी ये जो टाइप है या डाटा टाइप जिसको हम कह रहे हैं वो है इंटीजर, और जो उसका नेम है वो है वेट। ठीक है जी। और उसके बाद जी अब इसमें हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वेरिएबल को? वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस तरह हम ये है वेट है, तो ये आपकी लेफ़्ट साइड पे आप वो वेरिएबल का नेम रखेंगे, फिर आपके पास इक्वल साइन आएगा, ये आपके पास इक्वल साइन है, और उसके बाद जो आपकी वैल्यू होगी वो आप उसको असाइन करेंगे।
यानी कि व्हेन यू असाइन अ वेरिएबल यू यूज अ इक्वल साइन, नेम ऑफ द वेरिएबल गोज ऑन द लेफ्ट एंड वैल्यू यू वांट टू स्टोर इन द वेरिएबल गोज ऑन द राइट। जो वेरिएबल नेम और लेफ्ट होगा और जो वेरिएबल जो वैल्यू होगी वो राइट जाएगी, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप का मतलब ये है कि जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, तो हमने कंपाइलर को ये बताना है कि इसको कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल, सबसे ऊपर पहले वाली जो प्राइस आपने वेरिएबल डिक्लेयर की, अब इसका एक स्कोप होगा, वो जिस मेथड, जिस प्रोसीजर या जिस फंक्शन के अंदर आप लिखेंगे, ये आगे आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली ना, स्टेटमेंट्स के, उनको एक ख़ास ब्लॉक्स में रखा जाता है। फिर जहाँ जहाँ पे जिस ब्लॉक की ज़रूरत होती है उसको फिर एक मेन ब्लॉक के अंदर कॉल किया जाता है और एग्जीक्यूशन होती है। तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो भाई इसका एक स्कोप होगा, और उस स्कोप के अंदर वो यूज़ हो सकती है, उससे बाहर नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे ये आपने प्राइस या वेट डिक्लेयर किया था, तो ये इस प्रोग्राम, ये जिस ब्लॉक के अंदर ये रखा गया था, तो उसी प्रोग्राम के उसी ब्लॉक के अंदर यूज़ हो सकेगा, उससे बाहर कंपाइलर उसे नहीं पहचानेगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो डिटरमाइन्स वेयर इन अ प्रोग्राम ए वेरिएबल इज़ अवेलेबल और नॉट, यानी कि इससे हमें ये पता चलेगा कि प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल अवेलेबल है यूज़ करने के लिए या नहीं है। ये सारे का सारा स्कोप पे डिपेंड करेगा। इसकी आगे फिर एक फर्दर डिटेल आएगी, और उस डिटेल के अंदर फिर आप पढ़ेंगे या आप देखेंगे कि क्या स्कोप होता है, और इसकी स्कोप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसे पब्लिक लेवल पे कैसे ले सकते हैं, प्राइवेट लेवल पे कैसे ले सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आएंगी। अच्छा जी, आगे जी एक और ज़रूरी टॉपिक है, वो है रेफरेंस टाइप्स एंड वैल्यू टाइप्स। अच्छा, आप ये देखें कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आपके पास जो है, आप उसको मतलब है कि एज ए वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं या उसका रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे जी? वो ऐसे कि मेमोरी एलोकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजर्विंग अ पार्शल और कंप्लीट पोर्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस। पहले तो मेमोरी एलोकेशन को देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन बेसिकली क्या है, कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप पार्शल या कंप्लीट पोर्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को आप रिज़र्व करते हैं, यानी कि रिज़र्व करना है एक पोर्शन को फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस, यानी कि जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको प्रोसेस करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, ठीक है जी, और प्रोग्राम के लिए या प्रोसेस के लिए। तो अब जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो ये स्टैटिक भी हो सकती है और डायनामिक भी हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास स्टैटिक और डायनामिक का थोड़ा सा आपको मतलब बता दूं कि स्टैटिक जो होती है ना मेमोरी एलोकेशन, एक दफ़ा असाइन हो जाती है और फिर चेंज नहीं होती। जो डायनामिक होती है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आगे चेंज होती रहती है, तो इसलिए उसको डायनामिक करते हैं। स्टैटिक मतलब फिक्स हो गई, और डायनामिक का मतलब ये है कि वो चेंज हो सकती है। अच्छा, हम अब आगे इसकी दो जो टाइप्स हैं वो देखते हैं कि जी वैल्यू टाइप से क्या मुराद है और रेफरेंस टाइप से क्या मुराद है। अच्छा जी, तो इसको देखते हैं जी कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। फॉर इंट, बूलियन या डबल etc, द मेमोरी एलोकेशन हैपन्स एज सुन एज यू डिक्लेयर इट एंड व्हेन यू असाइन वैल्यू। कैसे? ये एग्जांपल देखें जी, ये आपके पास ये दो स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेट के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम को बता दिया है कि ये जो वेरिएबल है मैंने बना दी और ऐसे यूज़ करना है,
ठीक है, ये तो हो गई उसकी डेक्लेरेशन, ये डिक्लेयर कर दिया हमने। उसके बाद हमने इस दूसरी स्टेटमेंट के अंदर जी इसको हमने वैल्यू असाइन की है, ये वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। और उसके बाद ये फिक्स हो गई इसकी जितनी भी मेमोरी होगी, यानी कि अब फ़र्ज़ का ये नीचे मैंने आपको एक मेमोरी, ये यूँ कह लें कि जो जितना भी एक एरिया नज़र आ रहा है ये सारी की सारी आपके पास एक मेमोरी है। मेमोरी के अंदर ये प्राइस जो है, ये पी से मुराद प्राइस है, ये एक वेरिएबल बन गई और इसको वैल्यू 30 असाइन होगी। अब जो ही आपने ये मतलब डिक्लेयर किया तो और वैल्यू असाइन की तो ये एक आपके पास रिज़र्व हो गई मेमोरी के अंदर। तो इस तरह दूसरी कोई वेरिएबल आएगी, जिस तरह आपके पास वेट है तो वेट आ गया जी, उसको वैल्यू असाइन हो गई 5। तो ये पूरी एक मेमोरी है और इस तरह ये वेरिएबल्स बनती रहती हैं और ये वाली वैल्यू टाइप्स हैं। अच्छा, उसके बाद आता है रेफरेंस टाइप। फॉर स्ट्रिंग्स और अदर हैंड, for string on the other hand only an address is assigned in the memory which creates a reference to the actual memory location where the current value is stored। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब जिस तरह ये आप एग्जांपल देखें, नीचे मैंने ना एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। अब ये डिक्लेरेशन हुई है ना, यहाँ पे ना ये वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ इसका एक रेफरेंस आ गया और इसको हम बोल देते हैं एड्रेस है इसका, ठीक है। अब जब मैंने इसको वैल्यू असाइन की तो इसकी वेरिएबल फिर क्रिएट होगी और ये जो एड्रेस होगा उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा। अच्छा, अब आगे फिर जब चेंज होगी, ठीक है जी, आगे फ़र्ज़ के मैंने इसको मोहम्मद काशिफ लिख दिया तो फिर ये दोबारा ये जो एड्रेस होगा वही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसको दूसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस, यानी कि उसमें रेफरेंस स्टोर होता है। तो ये तो आपके पास ये टॉपिक था जी वेरिएबल, रेफरेंस टाइप एंड वैल्यू टाइप्स। इसमें एक लास्ट टॉपिक है जी, वो है जी कि वेरिएबल वर्सेस डाटा टाइप। आपके जहन में ये सवाल आएगा कि वेरिएबल और डाटा टाइप में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि हमने अभी देखा, वेरिएबल क्या होती है, वो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जिस तरह हमने ये पहली एग्जांपल देख लें, प्राइस वाली, ये वेरिएबल है, ठीक है जी, ये मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, ये फ़र्ज़ की एक लोकेशन बन गई जी प्राइस वाली, ठीक है जी। और उसके बाद ये क्या कर किसी स्पेसिफिक टाइप का डाटा होल्ड करेगी, यानी कि ये था इंटीजर टाइप। द वैल्यू इन अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। ये भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी जो प्रोग्राम की लाइफ है उसके दौरान ये चेंज हो सकता है। हेंस द नेम वेरिएबल, इसलिए इसको नाम हम वेरिएबल देते हैं क्योंकि ये चेंज हो सकता है। उसके बाद है जी डाटा टाइप। डाटा टाइप इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ डाटा इट मे होल्ड। अब देखिए ये डिफरेंस इधर ही निकल आया कि जब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर की तो उसमें दो बातें बताई, आपने वेरिएबल का नाम बताया और वेरिएबल की डाटा टाइप बताई। तो वेरिएबल ये है और डाटा टाइप आपकी ये है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है वो क्या है, वो एक कंटेनर है या एक मेमोरी के अंदर यूं कह लें कि एक ऐसी मतलब लोकेशन है जो हमने रिज़र्व कर दी है प्राइस के लिए, और उसकी डाटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। और डाटा टाइप क्या है, वो टाइप ऑफ डाटा या किस किस्म का डाटा है वो जो होल्ड कर सकता है। अब हमने इससे कंक्लूड कर क्या किया कि जी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि अगर प्रोग्रामिंग आप कर रहे होंगे तो इसके अंदर आपके पास दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसकी डाटा टाइप भी और वेरिएबल भी। वेरिएबल के बगैर डाटा टाइप कुछ नहीं है और डाटा टाइप के बगैर वेरिएबल कुछ नहीं है। तो ये तो था जी मतलब आज का टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसमें चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।